Hello everyone. Then in last class we have studied about various sections of Indian polity and constitution. Now again a new day and a new start to all of you. हम लोग आज फिर से शुरू कर रहे हैं. आज थोड़ा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं and after that we will study some concepts and some major clarity in the constitution. तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ओके, दैट मीन्स 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो किस आर्टिकल में है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 21A, दूसरा 22B, तीसरा 15C और चौथा 18A. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा. तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 21A. हिंदी वालों के लिए 21 क. हमारे संविधान के 21 क में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होगा. ठीक है, क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन है. और देखिए, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 21A जो है इसको कब लाया गया था? तो इसको जो है 86th संविधान संशोधन 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया था. 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो लागू किया गया था. क्या? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके द्वारा लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा. तो हमारा एक डाउट क्लियर हो गया और एक हमारा क्वेश्चन भी हो गया. 86वां संविधान संशोधन के द्वारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अब आगे आइए. इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है लोकसभा का सत्र, जिसको सेशन भी बोलते हैं, सेशन को बुलाने का अधिकार किसे है? हु कैन समन द लोकसभा सेशन? पहला जो आंसर है उसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है गवर्नर. लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा का जो सेशन होता है उसको बुलाने का अधिकार किसे है? ये हमारा क्वेश्चन है. इसका आंसर बताइए आप लोग, क्योंकि लोकसभा की अध्यक्षता तो स्पीकर ही करता है. तो क्या इसका ये मार दे क्या लोकसभा अध्यक्ष? बोलिए आप लोग. नहीं, अगर आप लोकसभा अध्यक्ष मारते हैं तो आपका -1 मार्क्स हो जाएगा. इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट. इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वह लोकसभा का सत्र बुला सकता है. ठीक है, सत्र सेशन को एंड कर सकता है. सत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेशन. सत्र या सेशन को एंड कर सकता है. इसको सत्रावसान बोलते हैं. सेशन को खत्म कर सकता है, एंड या खत्म कर सकता है. तो लोकसभा का सत्र को बुलाना और लोकसभा का सत्र खत्म करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है. तो अब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि लोकसभा का जो सेशन है उसको बुलाना और ख़त्म करने का अधिकार किसे है, तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, इसका आंसर देंगे हम लोग प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। कहने का अर्थ है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का सत्र को ख़त्म करना, इन सब का पावर दिया गया है। मतलब प्रेसिडेंट क्या है, एक पावरफुल पोस्ट है जो कि ये सब करता है। और मैं बता दूं प्रेसिडेंट किसके कहने पे करता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है। तो लोकसभा का सत्र हुआ। अब इसी में जो है सो लोकसभा के कितने सत्र होते हैं ये करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। चलिए, इनमें से कौन सा लोकसभा का सेशन या सत्र नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है, पहला है ग्रीष्मकालीन सत्र, समर सेशन, दूसरा है बजट सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र, मतलब विंटर सेशन, और चौथा है मॉनसून सत्र। बताइए इसमें क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सा है जो लोकसभा का सत्र नहीं होता है। क्या होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ठीक है ना, बजट सत्र होता है, विंटर सत्र होता है और मॉनसून सत्र होता है। चारों होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नहीं, इसमें से ग्रीष्मकालीन सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं होता है जो मौसम की तरह सर्दी, गर्मी, वर्षा, ऐसा बात नहीं है। रेनी सेशन ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, पहला कौन सा होता है, बजट सेशन, जो कि कब होता है, जो कि 1 फरवरी को होता है हर साल। और बजट सत्र में ही क्या होता है, बजट पारित करने की बात होती है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, बजट सेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से जो है सो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट देखिए, पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया बजट सेशन, जो कि कब होता है, जो कि फरवरी में होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो विंटर सेशन है ये नवंबर दिसंबर में होता है। ये कब होता है, या तो नवंबर के लास्ट में होगा या दिसंबर में होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सेशन बोलते हैं। ठीक है। तीसरा होता है मॉनसून सत्र। तीसरा क्या होता है, मॉनसून सत्र होता है, जो कि जुलाई अगस्त के समय में होता है। ठीक है ना। कोई ग्रीष्मकालीन कोई जो है सो वर्षा ऋतु वाला सत्र नहीं होता। यही 3 सत्र होते हैं। और एक बात ध्यान दे करके, साल में जो है ना 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। मतलब अगर 1 फरवरी से हुआ तो उस फरवरी, अगर मान के चलिए मन होता है कब उसको एंड करना है, सत्र का अवसान कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। राष्ट्रपति ही लोकसभा के सत्र को क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। और सत्रावसान अगर मान के चलिए 1 मार्च हुआ तो इस 1 मार्च में आप 6 महीने ऐड कर दीजिए। उस 6 महीने के विदिन जो है सो कौन सा सत्र होगा, मॉनसून सत्र होगा। और उसके बाद विंटर सत्र होगा। तो ये है क्रम। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सत्र, इंग्लिश में मॉनसून ही बोलते हैं, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, इसको विंटर बोलते हैं। विंटर, इसको हम बोलते हैं मॉनसून, और बजट को बजट ही बोलते हैं।
अब ध्यान दीजिए, ये सत्र होता क्या है देख लीजिए। ये हमारा लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा का हॉल है, और यहाँ पे चेयरमैन बैठे हुए हैं। लोकसभा के चेयरमैन नहीं, स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है अध्यक्ष। और यहाँ पे अलग अलग मेंबर बैठे हैं। कितने मेंबर हैं? 545 मेंबर। तो वो लोकसभा में जा करके अपनी अपनी समस्या रखेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी समस्या को और अपने अपने विचार को लोकसभा में रखते हैं। और ये क्या होता है? ये लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो ये 3 बार सेशन चलता है, समझ रहे हैं? और इसी लोकसभा में ही किसी कानून को पारित करने की बात होती है। कोई कानून पारित होगा तो कहाँ पे होगा? लोकसभा में ही होगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से ये हमने देखा कि कैसे कैसे सत्र चलता है। अब और आइए क्वेश्चन के माध्यम से ही देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इनमें से किसके इस्तीफे से लोकसभा भंग, जिसको डिजॉल्व बोलते हैं, इंग्लिश भी साथ साथ थोड़ा देख लेते हैं, डिजॉल्व हो जाती है। कौन अगर रिजाइन करेगा, इनमें से कौन है अगर रिजाइन करेगा तो लोकसभा क्या हो जाएगी? लोकसभा जो है सो डिजॉल्व हो जाएगी। मतलब कोई चीज़ पानी में कैसे घुल जाती है, मतलब खत्म हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन है, पहला डाल देता हूं मैं, राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा होता है प्रधानमंत्री, तीसरा होता है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा डाल दिया मैंने गृह मंत्री, मतलब होम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ये बेसिक है। ये अगर जिसका हो गया, ये तो 8th 9th के बच्चों को आना चाहिए, और आप टीचर हैं तो आपको आना ही चाहिए। और हम कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन को एकदम आप याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गया तो 1 नंबर आपका मिस हो रहा है। इनमें से कौन रिजाइन करेगा तो लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो इसका आंसर सुनिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। कोई भी क्वेश्चन का केवल तुक्का नहीं लगेगा, उसके पीछे का लॉजिक बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, ताकि आपको कुछ याद नहीं करना पड़े। ये हिस्ट्री नहीं है जो आप भूल गए, आप लॉजिक लगा के पॉलिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका देखिए, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। और सुन लीजिए, आज अगर भगवान न करे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं, तो जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन लोकसभा भंग हो जाएगी। जिस दिन प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं उसी दिन लोकसभा भंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है? किसके इस्तीफे से लोकसभा भंग हो जाती है? इनमें से कौन इस्तीफा देगा तो लोकसभा भंग हो जाती है? तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो लोकसभा भंग हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। आप लोगों ने चेस खेला है कभी? शतरंज खेला है? देखिए, चेस जो खेलते हैं ना, उनमें किंग रहता है, एक रहता है क्या, एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, एक क्या होता है, हाथी होता है। तो एक नियम है चेस का नियम अप्लाई होता है हमारे यहाँ भी। चेस का एक ही नियम है, खेल से समझिए। चेकमेट हो गया, राजा मर गया, सारा का सारा चीज बर्बाद। चेकमेट हो गया, चेस में चेकमेट हो गया, मतलब कहने का अर्थ, राजा अगर मर गया तो कोई मतलब नहीं, मंत्री जिंदा है, हाथी है, घोड़ा है, एक प्यादा मरा और अगले चाल में चेकमेट हो गया तो पूरे की पूरी बाजी आप हार गए। तो वही हमारे यहाँ होता है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, उसी के साथ लोकसभा भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री भारत में क्या है? राजा की तरह है, समझ गए? इंडिया में एक्चुअली राजा प्रधानमंत्री हैं। राजा इस्तीफा दे दिए तो लोकसभा भंग हो जाएगी।
अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब वो प्रधानमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में ही उनकी हत्या हो गई। कहने का अर्थ राजा मर गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, उनकी हत्या हो गई। जैसे ही उनकी हत्या हुई तैसे ही लोकसभा भंग हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री अब नहीं रहे। बाकी कोई जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु होगी या राष्ट्रपति इस्तीफा देगा, इससे लोकसभा भंग नहीं होगी। प्रधानमंत्री क्या है? रियल पावर है इंडिया में। लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री को चुने हैं, वही हमारा क्या है? कर्ता धर्ता है। तो किसका इस्तीफा लोकसभा को भंग कर देगा? प्रधानमंत्री का इस्तीफा। हो गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन है, इनमें से प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा है ए एंड बी बोथ। ए एंड बी में से कोई, मतलब ए एंड बी बोथ आर ट्रू। अब बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका मेंबर होना जरूरी है? तो मैं बता दूं, इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमने पहले ही बोला है कोई क्वेश्चन जो तुक्का मार वाला नहीं होगा, उसका रीजन बताया जाएगा। देख लीजिए, प्रधानमंत्री का शपथ कोई भी ले सकता है। आज हो कि मैं भी ले सकता हूं, आप अगर एज हैं तो आप भी ले सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आप लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य हो। हाँ, लेकिन जिस दिन आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए उसके 6 महीने के अंदर, उसके 6 मंथ्स के अंदर आपको जो है सो लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। नहीं तो 6 महीने के बाद आपकी प्रधानमंत्री के पद से आपको इस्तीफा देना होगा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मतलब इसका आंसर होगा डी, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। अब आप बोलिएगा कैसे? हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री एक बहुत सम्मानित पद है, हम अपने क्लास में सबकी गरिमा रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। कहां से लड़ते हैं? बनारस से। कहां से? बनारस से। बनारस से लोकसभा के सदस्य हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो लोकसभा के सदस्य हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे प्रधानमंत्री? बताइए। मनमोहन सिंह जी, ये राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे। उसी तरीके से जब इंदिरा गांधी शुरू में बनी थी तो वो भी राज्यसभा की सदस्य थी सबसे पहले। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी का भी हो सकता है। और बाद में इंदिरा गांधी जी जो थी वो रायबरेली से जीतती थी, वहीं से चुनाव लड़ती थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी की क्या है? संसदीय क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। किस पार्लियामेंट सीट से जीती थी इंदिरा गांधी जी? रायबरेली से। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहां से? बनारस से। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा के मेंबर होइए या राज्यसभा के मेंबर होइए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे मिला जुला हुआ क्वेश्चन। अब देखिए, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। लोकसभा, अब ये क्या है?
अस्थाई सदन, हाउस ऑफ पीपल। ये अस्थाई सदन है क्योंकि लोकसभा भंग हो सकती है। और लोकसभा, प्रधानमंत्री जो है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पीएम जो है ना, वो लोकसभा का नेता होता है। किसका नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, उनका एक नेता हुआ। कोई भी बड़ा काम तभी हो सकता है जब टीम का एक लीडर हो। तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का नेता होता है। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट में, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के सदस्य जरूर हो, राज्यसभा के सदस्य जरूर हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है ना तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा में क्या हो, उसका बहुमत हो, मेजॉरिटी हो। प्रधानमंत्री तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा में बहुमत हो। राज्यसभा में बहुमत होना जरूरी नहीं है। अब इसको हम देखिए, इसको कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं आपको। लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है, मतलब 545 हैं तो इसमें आधा से ज्यादा 273, क्योंकि 272 थोड़ा कम हो गया, मतलब 272 प्लस 273 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 273 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। तो क्या होगा? मेजॉरिटी हुआ और वो पीएम होगा। तो मेजॉरिटी किसमें चाहिए? लोकसभा में। एलएस मतलब लोकसभा में। आप तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक आपका लोकसभा में क्या है? बहुमत है। ठीक है, कभी भी राज्यसभा मत कर देना, राज्यसभा में मेजॉरिटी होना जरूरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। राज्यसभा में कभी भी मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। हो गया? चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इसमें केवल क्वेश्चन की बात हम करेंगे, जो कहां पे क्या है क्वेश्चन में। अब देखिए, इनमें से किस अनुसूची में, इनमें से किस स्केड्यूल, किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का विवरण है। ठीक है, इसमें हम आंसर डालते हैं स्केड्यूल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुसूची। अनुसूची 4 बी है, स्केड्यूल 5, स्केड्यूल 3, अनुसूची 3 और अनुसूची या स्केड्यूल 6। बताइए किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण है? एग्जाम में आ सकता है, बताइए। इसका आंसर होगा अनुसूची 4 में, स्केड्यूल 4 में। हाँ, इसका होगा स्केड्यूल 4 अनुसूची 4 में। अब कैसे है ये देखिए। देखिए यहां मैं दिखा रहा हूं आपको अनुसूची। संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, तो अब अनुसूची देखिए, ऐसे मैं लिखता हूं अनुसूची 1। ठीक है, स्केड्यूल 1 अनुसूची 1। इसमें क्या है बताइए? इसमें जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, ठीक है ना, उसका विवरण है। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका विवरण है। किसमें?
शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में। दूसरा होता है शेड्यूल 2, अनुसूची 2। इसमें क्या है बताइए, बताइए इसमें क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 है, दूसरा है क्या, अनुसूची 1 है, दूसरा अनुसूची 2। इसमें देखिए, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को माना जाता है राज्यसभा का क्या, चेयरमैन, राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य इत्यादि का वेतन और भत्ता, वेतन एवं भत्ता का वर्णन है। इसमें कितना उसका सैलरी होगा और क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे, कितना जो है सो सैलरी होगा, क्या क्या अलाउंसेज हैं वो होंगे। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, 5 लाख रुपये। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, 5 लाख है। ठीक है। एक और बात, प्रेसिडेंट का जो सैलरी मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। प्रेसिडेंट के सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। एक आलीशान घर मिलता है जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, उसी में आप परिवार के साथ रहते हैं। तो किसी को बनना हो प्रेसिडेंट तो मेहनत कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है। तो ध्यान दीजिए, दूसरा जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सभी का क्या क्या सैलरी होगा, क्या क्या अलाउंसेज होगा, इसका वर्णन है। किसमें, अनुसूची 2 में। ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 3 पे जाएंगे ना तो उसमें शपथ के बारे में है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में ही है। ठीक है ना, अनुच्छेद 60 में है, किसी अनुसूची में नहीं है। तो तीसरा अनुसूची होगा, उसमें यही जो है, इसमें उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए। इन सब का क्या है, इनका ओथ, मतलब इनके शपथ का उल्लेख है। ठीक है, और इसमें नोट डाल लीजिए, बड़ा सा नोट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख केवल आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल 60। ठीक है, ये होगा, किसी इस वाले पार्ट में नहीं होगा। ठीक है, इसी में चौथा जो था अनुसूची, उसमें क्या था, उसमें था राज्यसभा के सीटों का विवरण है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है। एक होगा 11, बी 12, सी 13 और डी 14। 14 तो है ही नहीं, सॉरी, 11, 12, सी 10 और डी 9 किस अनुसूची में है बताइए। तो इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था वो 11वें अनुसूची में है। किसमें है, 11वें अनुसूची में है। और इसमें एक्सप्लेनेशन ये होगा कि इसको जो है
11वें अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था और 12वें में क्या है, 12वें में है म्युनिसिपैलिटी। इसको जो है सो 73वें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। ये जो 11वां अनुसूची है उसको कैसे जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है, नगर पालिका है। वो जो होता है ना, जैसे पटना में मेयर हैं, पटना म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी तो समझते होगे, पटना नगर पालिका हो गया। उसी तरीके से दिल्ली म्युनिसिपैलिटी है। तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब क्या है, संवैधानिक है, कोई सरकार इसको नष्ट नहीं कर सकती है। और किसमें है, 12वीं अनुसूची में। इसको कैसे जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 74वें अमेंडमेंट के द्वारा। 74वें अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और उसको किसके द्वारा जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये होता है। तो अब एक और क्वेश्चन, दल बदल, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्केड्यूल, हिंदी इंग्लिश दोनों। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश बोथ, बट एज पर द रिक्वायरमेंट and according to the aspirants who are going to take the examination or appear in the examination, I have to take the class. If you are familiar in English, it's good. If you are familiar in Hindi, it's also good. It's up to you how to get the knowledge and just crack the examination. Then anti defection, दल बदल कानून किस schedule में है, तो इस here are the options. The first one is 10th schedule, the second one is 9th schedule, the third one is 11th schedule and the fourth one is 12th schedule. किस अनुसूची में जो है सो एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून को लागू किया गया है। मतलब दल बदल को क्या माना गया है, अगर आप अपना पार्टी चेंज करते हैं तो आपका क्या हो सकता है, सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर होगा 10वें अनुसूची में, 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन है, मतलब दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया है। किसमें, 10th शेड्यूल में। इन 10th शेड्यूल देयर इज प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट मीन्स द लोकसभा स्पीकर हैज राइट टू कैंसल द पार्लियामेंट्री मेंबरशिप ऑफ एनी मेंबर बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग शेड्यूल 10th। 10वीं अनुसूची का यूज करके लोकसभा से आपकी सदस्यता को खत्म कर सकते हैं। हम लोग अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में करेंगे। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना भूमि सुधार से संबंधित कानून लागू किया गया है, लैंड रिफॉर्म एक्ट। भूमि सुधार कानून लागू किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं। और जमींदारी प्रथा को क्या हुआ, अंत किया गया, जमींदारी प्रथा का अंत किया गया, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। किसमें है, 9th शेड्यूल में है, 9वीं अनुसूची में है भू सुधार कानून। अब इसमें भी नोट डाल लीजिए, इसको कब लागू किया गया था बताइए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में लागू किया गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951।
ठीक है, 1951 में, 1951 में क्या हुआ था, इसी के द्वारा जो है सो भू सुधार कानून को लागू किया गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू किया गया। ये किसमें है, 9वीं अनुसूची में। ये किसमें है, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए शेड्यूल में और लिखा देता हूं अनुसूची 4 तक तो हो गया था राज्यसभा की सीट। अब आ जाएगा 5, शेड्यूल 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 8। 5, 6, 7, 8 ये चारों है अनुसूची। इसमें क्या क्या प्रोविजन है बताइए। पहला हो गया लोकसभा राज्यसभा के सदस्यता के, मतलब भारत का जो है कितना बड़ा भूभाग है, कितने राज्य हैं, वो हो गया। दूसरा में क्या है, दूसरा में जो है सो वेतन भत्ते का उल्लेख है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। तीसरा में क्या था, राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी लोगों के शपथ का प्रोविजन है। चौथा में राज्यसभा की सीटों का वर्णन है, मतलब बिहार में कितनी सीट होंगी राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश में कितनी होंगी, मध्य प्रदेश में कितनी होंगी, और वो सारे मिला के 245 सीट हो रहे हैं। ये किसमें है, ये है अनुसूची 4 में है। 4 तक का मैंने रिवीजन करवा दिया। अब बताइए 5वें में क्या करें, क्या होगा 5वें में बताइए। देखिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं, आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, उनके लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो ये किस में लिखा गया है, ये अनुसूची 5 में लिखा गया है। वहाँ जाकर के ये डीएम हो गए या बाकी अधिकारी हो गए, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे राज्यपाल को स्पेशल पावर दिया गया है। और क्या होता है, जनजातीय परिषद ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी का गठन भी होता है। तो इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो उनका एरिया होता है ट्राइबल कम्युनिटी का, में प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हो गया शेड्यूल 5 में ये बताया गया है कि वहां किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे जगह पे अगर सही तरीके से प्रशासन नहीं काम करेगा, सही तरीके से व्यवस्था नहीं करेगा, तो ये आदिवासी लोग जो होते हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका सरकार पे से भरोसा उठ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नर को स्पेशल पावर दिया जाता है, गवर्नर को, ठीक है, ताकि राज्य सरकार कोई राजनीति ना करे। तो गवर्नर को पावर देता है और गवर्नर एडीसी का गठन करता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उतना हिंदी थोड़ा मेरा इसका कंफर्म नहीं है, शायद इसको बोलते हैं जिला परिषद, स्वशासित जिला परिषद शायद। हाँ, इंग्लिश याद रखिए, एडीसी याद रखिए, थोड़ा बहुत जरूरी है। इंग्लिश भी आता है एग्जाम में। एडीसी 3 लेटर का है, एडीसी। तो एडीसी का गठन कौन करता है, गवर्नर करता है। उससे क्या होगा, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पे क्या होगा, प्रशासन की व्यवस्था होगी, पुलिस किस तरीके से काम करे। वहां जाकर के आप ऐसे ही जमीन नहीं ले सकते हैं और ना जाके उनके जंगलों को काट सकते हैं। आदिवासी लोगों को स्पेशल पावर और प्रोविजन दिया गया है। ये किसमें है, अनुसूची 5 में है। ठीक है, अब आइए
अनुसूची 6 में क्या है बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। जब ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे किस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है। तो वही जो क्षेत्रों से जा रही है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो कि साइड लाइन के एरिया है, इन जगहों पे प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। और यहां पर भी किसके? अनुसूचित जनजाति के। बस इन 4 स्टेट में, ये आपको याद करना पड़ेगा, हर किसी को याद करना पड़ता है। मैंने कैसे याद किया? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। किसमें है? अनुसूची 6 में है। और वही अनुसूची जो है 5 में, उसमें इन 4 को छोड़ करके, क्योंकि आदिवासी कहां पे होंगे? झारखंड में भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, महाराष्ट्र में हो जाएंगे, बिहार में हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया ओपी से, ठीक है, मणिपुर में हो जाएंगे। तो इन 4 को छोड़ करके जहां भी बाकी के ट्राइब हैं उनके बारे में किसमें है? अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में केवल इन 4 के बारे में है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में है। किसमें है? अनुसूची 6 में है, ठीक है ना, अनुसूची 6 में है। उसी तरीके से अब 7, 8 को हम देख लेते हैं। अनुसूची 7 देखिए, इसमें सूची के बारे में है। अनुसूची से क्या बना है? सूची। तो 3 तरह के लिस्ट होते हैं। पहला हुआ आपका संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची, और तीसरा हो गया क्या? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची है। और इस सूची के बारे में किसमें उल्लेख है? अनुसूची 7 में। अब देखिए, संघ सूची पे कानून बनाएगी कौन? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों बना सकती है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अब विषय कौन कौन से होंगे वो क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं, सब थोड़ी बताएंगे। चलिए, इनमें से पुलिस किस सूची का विषय है? पहला होगा संघ सूची, यूनियन लिस्ट, बी होगा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, सी होगा समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से पुलिस, जो पुलिस आप देखते हो, किस सूची का विषय है बताइए? इसका आंसर होगा राज्य सूची। पुलिस जो है ना, किसी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जैसे होता है बिहार पुलिस, भारत पुलिस नहीं है, बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, झारखंड पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो पुलिस किस सूची का विषय है? स्टेट लिस्ट का विषय है। राज्य सूची इस पे कानून बना सकती है, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिए,
इनमें से बैंकिंग किस सब्जेक्ट लिस्ट में है? बैंकिंग बैंकिंग किस में होगा? पहले हो जाएगा, ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बैंकिंग किस सूची के विषय में आता है बताइए? बैंकिंग हो जाएगा संघ सूची। मतलब बैंकिंग के सेक्टर में जो एसबीआई हो गया, कोई सा भी बैंक हो गया, इसके समय में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो संघ सूची का विषय है इस पे संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची का विषय है उस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पे कोई भी सरकार कानून बना सकती है। तो बैंकिंग किसका है? बैंकिंग केंद्र संघ सूची का विषय है। ठीक है, उसको इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए तो क्या हो करना होगा थोड़ा उसको नेक्स्ट पेज के लिए। वो कहां चला गया? हाँ हाँ हाँ, हो गया। चलिए ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नया पेज ही चाहिए हमको। चलिए देखिए, अब मैं कौन कौन जो संघ सूची के सब्जेक्ट हैं उसको मैं बता देता हूं। पहले यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं देखिए, बैंकिंग, बैंकिंग, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग। तीसरा क्या होता है बताइए? बैंकिंग हो गया, डाकघर हो गया, इसके बाद हो गया रक्षा, डिफेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जो उसमें होते हैं ना दूरसंचार, बीएसएनएल या बाकी चीज, ये हो गया। विदेश विभाग, फॉरेन अफेयर्स, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, रेलवे, ये सब कौन सा है? ये सब यूनियन लिस्ट है। बैंकिंग हो गया, डाकघर हो गया, रक्षा हो गया, विदेश विभाग हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, रेलवे हो गया, ये सब क्या हो सकता है? ये सब जो है सो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बताइए राज्य सूची में जो इंपॉर्टेंट है, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब किसका है? ये सब राज्य सूची का विषय है। जेल हो गया, सेंट्रल जेल भले लिखा होता है लेकिन ये सब क्या है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्य के अंदर जल मार्ग से जो यातायात होता है, जैसे पटना है तो पटना के अंदर ही जो अगर वाटरवेज हैं वो सब किस में आएंगे? वो सब आ जाएंगे राज्य सूची में। लेकिन अगर राज्य से बाहर जा रहा है, दो राज्यों के बीच हो रहा है या बाकी चीजों के बीच हो रहा है, तो वो हो जाएगा किस में? वो आ जाएगा आपका यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। समवर्ती सूची में हो जाएगा आपको जनगणना हो गया, जनगणना हो गया समवर्ती सूची में। ठीक है, जनगणना हो गया। इसके अलावा हो जाएगा विवाह और तलाक से संबंधित कानून, इसमें राज्य से भी लिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा बताइए? तीसरा आपका वो हो जाएगा पर्यावरण से जुड़ा हुआ, स्टेट का भी अपना होता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो गया, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो गया। इसमें केंद्र राज्य दोनों का जो है सो पावर होता है थोड़ा बहुत।
ठीक है ना। तो ये आ गया किसमें, समवर्ती सूची में आ गया, कंकरेंट लिस्ट में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं शेड्यूल 8 पे। शेड्यूल 8 में जो है सो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने हैं, 22 लैंग्वेजेज है। इसमें जो भी आपको लगता है, इंग्लिश मत डालना, इंडिया में लैंग्वेज मैक्सिमम है, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी नहीं है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, पंजाबी हो गया। ठीक है ना, ये सब हो गया आपका, जो भी आपको लगता है। ठीक है ना, संथाली हो गया, संथाली भाषा, नेपाली भी है, भले बाहर की लगे लेकिन नेपाली भाषा भी है, डोगरी हो गया, महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो गया। ठीक है ना, ये सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जा रही है, 22 भाषाएं जो हैं, इसके बारे में जो है सो यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है, ये जो है सो अनुसूची 8 में वर्णन किया गया है। तो अगर एग्जाम में आता है तो अनुसूची से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट में रुकता हूं, फिर देखता हूं कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा हम देखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट होता है। तो ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 53 में दिया गया है, आर्टिकल 53 में दिया गया है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वह किस में दिया गया है, आर्टिकल 53 में दिया गया है। कहां पे दिया गया है, आर्टिकल 53 में दिया गया है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। समझ गए आप लोग, ये होता है इसी। लेकिन समझ आइए, यहां पे थोड़ा मैं बता रहा हूं क्या होता है, क्या समझिए थोड़ा। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। ये क्या हो गया, नाम मात्र का प्रधान होता है। ओरिजिनल हेड जो है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये आपको पता चलेगा अनुच्छेद 74 में। कहां पता चलेगा, अनुच्छेद 74 में। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। कार्यपालिका का पदाधिकारी है तो सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नेम पे ही सारा वर्क होता है। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे वर्क करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वर्क करता है। ये कहां बताया गया है, ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है,
आर्टिकल 74 में यही बताया गया है, आर्टिकल 74 में जो क्या बताया गया, ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फलाने आदमी को आप क्या बना दो, होम मिनिस्टर बना दो, तो प्रेसिडेंट को बनाना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि फलाने को डिफेंस मिनिस्टर बना दो, तो प्रेसिडेंट को बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने कल होके गुस्सा आ गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ गया, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को गुस्सा आ गया, वो उन्होंने कहा कि हम होम मिनिस्टर को बदलना चाहते हैं, हमें नया होम मिनिस्टर चाहिए, हम किसी और को लाना चाहते हैं, किसी यंग ब्लड को लाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को बोलेंगे और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनको रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होता है। ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 74 में बताया गया है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ मिलाना है, सम्मानित पद है, लेकिन इन्हीं के एडवाइस पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं, राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति है। अध्यादेश द्वारा, बहुमत के द्वारा, स्वयं की इच्छा से, या शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा अध्यादेश के द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक लॉ बाय विच, बाय ऑर्डिनेंस। थ्रू ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज। एंड ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, ये थोड़ा देख लीजिए। अध्यादेश, देखिए यहां पे लॉजिक से समझिए, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया प्रेसिडेंट। तो कोई कानून कैसे बनता है, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन कितनों का सब कुछ बना जाएगा। ये एक्ट हो गया। एक बिल होता है, बिल मतलब प्रस्ताव होता है, बिल जिसको बोलते हैं विधेयक। वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी जा सकता है। तो बिल लोकसभा में गया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, बिल को राज्यसभा ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट को साइन करना ही है, तो यही बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया, कानून बन गया। अगर लोकसभा से बिल पास हुआ, ठीक है, राज्यसभा ने उसको नहीं माना, तो बिल खत्म होके चला जाएगा। मतलब संसद के दोनों सत्रों में, लोकसभा राज्यसभा, इस दोनों में बिल को पास होना जरूरी है, तभी कानून बन जाएगा। अब एक प्रोविजन देखिए आप, प्रोविजन ये है, देखिए ये प्रोविजन। अध्यादेश का मतलब ये होता है, मान लीजिए लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा का भी सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, इस दोनों का सत्र नहीं चल रहा है, तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट जो है 123 मतलब अनुच्छेद 123 का यूज करके कोई लॉ बना सकता है। कब बनाएगा, ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा का दोनों का नहीं चल रहा है तब बनाएगा, या केवल राज्यसभा का चल रहा है तभी भी ऑर्डिनेंस बनाएगा। ठीक है, तीसरा है जो लोकसभा का चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा तभी भी ऑर्डिनेंस बनाएगा। मतलब
ऑर्डिनेंस तभी बनाएगा जब ये 3 कंडीशन हो। चौथी कंडीशन जो है वो ध्यान दीजिएगा, चौथी कंडीशन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और तीसरा क्या है, प्रेसिडेंट। चौथी कंडीशन है लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है। जब ये कंडीशन है, तब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू, अध्यादेश के थ्रू कानून नहीं बना सकता है, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जैसे कि कृषि कानून को अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया था, कृषि कानून को अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया था, मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। जब दोनों का सत्र चलेगा तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, बाकी जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश किसमें है, आर्टिकल 123 में है, क्या, अध्यादेश। और इसकी अवधि कितनी होती है, 6 वीक होती है, मतलब ये कानून 6 सप्ताह तक जो है सो चलेगा। अब देखिए इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक ये है, 6 सप्ताह तक कब, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों का क्या चल रहा होगा, सत्र स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होगा, तब से। मतलब अगर मैंने ये कंडीशन बोला, जो मेरे क्लास स्टार्ट होने के बाद से क्या होगा, मेरे क्लास स्टार्ट होने के बाद से 1 घंटे बाद आपको छुट्टी मिली गई, तो आपको 1 घंटे की छुट्टी तो मिल रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, मेरे क्लास स्टार्ट होने के बाद से। तो लोकसभा राज्यसभा का सत्र अगर नहीं चल रहा है, 3 महीने तक नहीं चला, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 3 मंथ्स प्लस 6 वीक, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 महीने तक सत्र नहीं चल सकता है, तो 6 महीने को जोड़ लीजिए, 6 मंथ्स और प्लस 6 वीक। ये ऐसे हुआ, मान के चलिए फरवरी में लोकसभा का क्या हो गया, लोकसभा का सेशन एंड हो गया, सत्रावसान हो गया, और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। नया लोकसभा कब आ रहा है, सितंबर अक्टूबर में आ रहा है, तो उस सितंबर में 6 सप्ताह जोड़ लीजिए, इसलिए इसका मैक्सिमम अवधि होती है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक। समझे, ये होता है, और किसमें है, आर्टिकल 123 में होता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है। कौन कौन से, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। इन तीनों का चीफ कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों का चीफ कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, आगे कुछ, हाँ आगे बता रहा हूं, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन, इसमें कौन वोटिंग करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोटिंग होती है उसमें करते हैं, पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों जो हैं सो वोट करते हैं। और इसमें देखिए वोट की वैल्यू नहीं, इसमें वोट नहीं काउंट होता, वोट की वैल्यू होती है। जैसे आदमी की वैल्यू नहीं है, कितने आदमी हैं, आदमी की एक हैसियत होती है, कितना कमा रहा है, उसकी वैल्यू होती है। तो उसी में वोट की वैल्यू, वोट का अलग अलग वैल्यू है, किसी के वोट की ज्यादा वैल्यू है, किसी के वोट की कम वैल्यू है।
ठीक है ना। तो उसकी वोट की वैल्यू होती है। कैसे होती है वैल्यू, ये देखिए। जैसे ध्यान दीजिए, विधानसभा के सदस्य की वोट की वैल्यू। अब देखिए, जैसे बिहार है, तो बिहार की कुल जनसंख्या जो होगी वो, उसमें देखिए बिहार की कुल जनसंख्या, उसमें क्या हो जाएगा बताइए, लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं वो क्या होगा, उनका नंबर, और उसको क्या करना है 1/1000 से डिवाइड करना है। जैसे अगर बिहार में मान के चलिए 12 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब लोकसभा में 545, राज्यसभा में 230, इस दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। उसको आपको क्या करना है 1/1000 से डिवाइड करना है। उसी से आपको क्या मिलेगी, बिहार के जो बिहार के जो हैं सो एमपी के वोट की वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉपुलेशन में लोकसभा राज्यसभा सदस्यों से गुना कर लिए, अपना 1/1000 करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि सब जाकर के एक वोट गिरा दिए। हार जीत क्या होता है 3 लाख वोट से, 4 लाख वोट से। अब वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वोट की वैल्यू हो रही है। बिहार का पॉपुलेशन ज्यादा है तो बिहार के जो है वो जो सांसद होंगे उनकी वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अब मणिपुर के पॉपुलेशन कम है तो उसकी वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल PR विथ STV सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसके अनुपात में कितना पॉपुलेशन है, और STV बोलते हैं एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, PR विथ STV सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की भी शक्ति है। अगर किसी पर्सन को फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो है क्षमा कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को अगर आजीवन कारावास है, 20 साल की कारावास है, तो उसे कारावास से मुक्त भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, 5 वर्ष भी कर सकते हैं। ये सब किसके पास पावर है, ये सब केवल राष्ट्रपति के पास पावर है। मृत्यु दंड जिसको हम लोग बोलते हैं फांसी, इसको जो है माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल इसको माफ नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कम भले कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट को माफ करने का अधिकार है। पहला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, दूसरा गवर्नर, तीसरा CM और चौथा हाई कोर्ट के जज। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ही पावर है कि वह क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक है।
गवर्नर मत कर देना, गवर्नर कम कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता है। अब अगर गवर्नर टिक मारे तो -1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब होता है अपॉइंटमेंट करने का पावर, पावर टू अपॉइंट, अपॉइंटमेंट पावर, नियुक्ति का अधिकार, ठीक है, अपॉइंटमेंट पावर। अब जैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देगा, रेजिग्नेशन। उसी तरीके से यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन है हमारा, देखिए, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक के लिए संसद का संयुक्त सत्र, इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संशोधन विधेयक के लिए संसद का संयुक्त सत्र का प्रावधान है। तो इसमें आएगा कथन सही है, कथन गलत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो संशोधन विधेयक के लिए जो है, क्या ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है? इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कथन गलत है, यही इसका आंसर होगा। कैसे होता है हम बता देते हैं। देखिए, जब भी संविधान में संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, तो लोकसभा में आप पास करिए मेजॉरिटी से बिल को, राज्यसभा में कीजिए, और किसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा और वो चेंज हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिएगा दोनों का ज्वाइंट सिटिंग कर दिया जाए, एक में ही लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये हम लोग देखेंगे जब बिल पढ़ेंगे, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन खाली कर लेते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा ना तो रिजेक्ट कर सकती है या ना तो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है? अब बताइए। ऑप्शन है मनी बिल, धन विधेयक, फाइनेंस बिल,
वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल। किस विधेयक को राज्यसभा नामंजूर नहीं कर सकती है? मनी बिल को, फाइनेंस बिल को और अमेंडमेंट बिल को। तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। धन विधेयक जो है मनी बिल, इसको राज्यसभा ना तो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है। केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और 14 दिनों के बाद ये माने तो भी सही, नहीं माने तो भी पास मान लिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, Who decided whether a bill is money bill or not? धन विधेयक को कौन निर्धारित करता है? धन विधेयक को कौन निर्धारित करता है? हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? एक हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। एक हो जाएगा प्रेसिडेंट, एक हो जाएगा राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है बताइए आप लोग? और चौथा पीएम। क्या होगा इसका आंसर बताइए? हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? बताइए सोच के। धन विधेयक को कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ही बताएगा कि कोई सा भी जो बिल है वो मनी बिल है और नॉट। Who decided whether a bill is money bill or not? लोकसभा स्पीकर decides whether a bill is money bill or not. There is no one other than लोकसभा स्पीकर who can decide whether a bill is money bill or not. Then लोकसभा स्पीकर has power to decide a bill is money bill or not. दूसरा मेरा क्वेश्चन था, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है बताइए? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही जो है सो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है ना? उपराष्ट्रपति ही होता है क्या? राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से हैं वो हम लोग कर रहे हैं। अब कुछ थोड़ा जुडिशियरी वाला हो जाएगा, ये कुछ पार्ट्स और है जो को हम करेंगे। पॉलिटी हमारा मैक्सिमम हो रहा है, 50% के करीब हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें देखते हैं। और तब तक क्या कीजिए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि ये सब चीज़ ध्यान में रहे। और यही से ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, कोई बाहर से उठ के नहीं आ रहा था। टीचर वाले में तो यही सब आएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और धन विधेयक को कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में मुख्य रूप से आते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। हम लोग फिर से मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।